हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। गुजरात में कायम रहा नरेंद्र मोदी का किला, जीत का लगाई हैट्रिक। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मिला बहुमत। प्रधानमंत्री के पद को लेकर खामोश रहे मोदी, लेकिन मजाक में कहा एक दिन दिल्ली को आऊंगा। बीजेपी के हाथ से निकला हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस ने किया कब्जा, मिला पूर्ण बहुमत। और दिल्ली गैंगरेप केस में पीड़ित छात्रा की हालत में सुधार, लेकिन खतरे से बाहर नहीं। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, आजाद न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं सऊद आजाद। गुजरात में कमल खिलने के साथ मोदी ने लगा दी है जीत की हैट्रिक, तो हिमाचल कांग्रेस के हाथ में से चला गया है। कुल मिलाकर हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस और बीजेपी के लिए हार और जीत दोनों को लेकर के आए, लेकिन इन चुनावों में किसी की जीत सबसे बड़ी है तो वो जीत है मोदी की। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉप एजेंडा। तो गुजरात में एक बार फिर से मोदी अपने मैजिक की वजह से किले को बचाने में कामयाब रहे। विधानसभा चुनाव 182 सीटों में से बीजेपी ने 115 सीटों पर कब्जा किया, जबकि कांग्रेस को 61 सीटें मिली। इन चुनाव में मोदी को 2 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा मिला है। हालांकि राजनीतिक पंडित इसे कोई बड़ा नुकसान नहीं मान रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपनी साख बचाने में कामयाब रही और उसे 2 सीटों का फायदा हुआ, जो उसके लिए राहत की बात मानी जा रही है। लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया और विपक्ष के नेता शक्ति सिंह गोहिल चुनाव हार गए हैं। उधर गुजरात से पहले तुरूप का पत्ता समझी जा रही केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई और उसे मात्र 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। तो गुजरात विधानसभा चुनाव का यह आंकड़ा सामने आया है और नरेंद्र मोदी का मैजिक एक बार फिर से चला है। नरेंद्र मोदी का गुजरात चुनाव में हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे। 115 सीटें भाजपा को हासिल हुई। 2 सीटों का हालांकि नुकसान झेलना पड़ा है नरेंद्र मोदी को, लेकिन राजनीतिक पंडित इसे कोई बड़ा नुकसान नहीं मान रहे हैं। और तब जब केशुभाई पटेल अपनी अलग पार्टी लेकर के आए थे, जीपीपी गुजरात परिवर्तन पार्टी के साथ केशुभाई पटेल इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे और जीपीपी को अगर असल में देखा जाए तो वोट काटने वाली पार्टी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन ये मोदी का ही कुशल नेतृत्व था या फिर उनका मैनेजमेंट था कि केशुभाई पटेल की पार्टी यानी कि गुजरात परिवर्तन पार्टी को केवल 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। और में जीत के बाद नरेंद्र मोदी पीएम के पद को लेकर के खामोश रहे। जीत के बाद जब मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे, तब उस दौरान उनकी सभा में दिल्ली के नारे लग रहे थे। हालांकि खामोशी के बाद भी मोदी ने इशारों में साफ कर दिया कि अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो वो दिल्ली जरूर जाएंगे। आपकी अगर इच्छा है तो मैं जरूर 27 तारीख को एक दिन के लिए दिल्ली हो आऊंगा। भाइयों बहनों, हम गुजरात ऐसा बनाएं, गुजरात को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएं समझ में कि देश के किसी भी कोने में कोई कमी हो उसकी पूरा करने की ताकत अपने गुजरात में हो। ऐसा तो जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने यह संबोधन किया था और जब उनकी सभा में पीएम के नारे लग रहे थे और दिल्ली के नारे लग रहे थे, तब उन्होंने इस पर खास ध्यान ना देकर के गुजरात की ही बात दोबारा से की। और जीत के बाद मोदी ने अपने विरोधियों पर भी खूब हमला बोला।
गुजरात कांग्रेस की सीटें और हिमाचल कांग्रेस की सीटों दोनों का मेल कर दो, उसके बाद भी गुजरात की ज्यादा है। कुछ तो शर्म करो यार। पचा नहीं पा रहे। मित्रों, विजय होता है, मानना पड़ेगा। अगर बीजेपी की 93 सीट होती तो भी शपथ बीजेपी सरकार का ही होना था। लेकिन मैं आज पॉलिटिकल पंडितों को देख रहा था कि उनको ये सिंपल अरिथमेटिक वो भूलने में इंटरेस्टेड थे। देश की जनता को, वो गुजरात को ध्यान में न आए, गुजरात का विजय ध्यान में न आए, गुजरात की जनता का ये पराक्रम ध्यान में आए, कुछ इंटरेस्ट नहीं था। मित्रों, आज जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की स्थिति है, इसमें एक सरकार का दूसरी बार जीतना, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना होती है, बहुत बड़ी घटना होती है। लेकिन ये हैट्रिक है, ये स्वीकारने के लिए ये जो एक टोली है, गुजरात विरोधी टोली, उनका मन नहीं मान रहा है और मुझे उन पर दया आ रही है। आप सब कोशिशें कर चुके हैं, इवन काउंटिंग होने तक आपकी कोशिशें जारी रही। उधर गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही मोदी की हैट्रिक पूरी हो गई। जीत के बाद मोदी अपने समर्थकों के बीच आए। मोदी ने भाषण भी दिया, लेकिन उनकी इस सभा में कार्यकर्ता दिल्ली दिल्ली के नारे लगा रहे थे। लेकिन आइए देखते हैं कि मोदी के लिए दिल्ली कितनी दूर है। गुजरात में राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी सही साबित हुई। मोदी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। गुजरात में बीजेपी की लगातार 5वीं जीत है। गुजरात के चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया, मोदी एक बार फिर से सत्ता नसीब बने रहेंगे। लेकिन नतीजा आने से पहले मोदी ने जिस तरीके से कहा कि यह आगे बढ़ने का समय है, मोदी ने ट्विटर पे लिखा, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ना है। हम असीम ऊर्जा, असीम साहस, असीम धैर्य चाहते हैं। मोदी का यह ट्वीट उनकी मंशा को साफ साफ जाहिर करता है और गुजरात में मिली जीत जिसकी पैरवी कर रही है। मंशा बीजेपी की तरफ से पीएम की दौड़ में सबसे आगे निकलकर केंद्र के सिंहासन पर विराजमान होने की। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। उनके हाथों में लगे बैनर मोदी की मंशा को साफ साफ दिखा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता देश का पीएम कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो लिखे हुए बैनर लहरा रहे हैं। लेकिन मोदी की दिल्ली की राह इतनी आसान नहीं दिख रही। एक तो पार्टी के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो मोदी को पसंद नहीं करते, साथ ही एनडीए के कई घटक दल हैं जो मोदी को नापसंद करते हैं और वो मोदी की इस दावेदारी का खुलकर विरोध भी कर चुके हैं, जिनमें बिहार के नीतीश कुमार सबसे आगे हैं। मोदी की दिल्ली की राह इसलिए भी मुश्किल हो रही है क्योंकि मोदी की छवि एक हिंदूवादी नेता के तौर पर बनी हुई है, जिसे बदलने की कोशिश मोदी कई बार कर चुके हैं, लेकिन सफलता उनसे दूर ही रही। गुजरात में मिली जीत मोदी के लिए दिल्ली के नए रास्ते खोल सकती है, जिस पर चलने के लिए मोदी भी मजबूत इरादों के साथ तैयारी कर चुके हैं। इस बात का अंदाजा मोदी के उस बयान से भी लगाया जा सकता है कि यह वक्त आगे बढ़ने का है। अमित शर्मा, आजाद न्यूज। ऐसे हमारे संपादक कमलकांत गौरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं इस पर और भी ज्यादा बातचीत के लिए। कमल जी, जानना चाहेंगे कि गुजरात में जीत की नरेंद्र मोदी ने हैट्रिक लगा दी है और उनकी सभा में भी दिल्ली दिल्ली और पीएम पीएम के नारे सुनाई दिए, लेकिन आखिर दिल्ली कितनी दूर है अभी नरेंद्र मोदी के लिए?
देखिए, दिल्ली ना बहुत दूर है और ना बहुत नजदीक है नरेंद्र मोदी के लिए। क्योंकि दूर इसलिए नहीं है कि वो एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं ये तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद जी। और नजदीक इसलिए नहीं है क्योंकि जो सेंटर में लीडर बैठे हैं बीजेपी के, वो इतनी आसानी से नरेंद्र मोदी को एक चेहरे के रूप में प्रेजेंट होने नहीं देंगे। तो इसमें दोनों बातें हैं। मेरा कहना कुछ अलग है जी। मेरा ये कहना है कि बीजेपी के पास अब ऑप्शन ही नहीं बचा है, विकल्प ही नहीं बचा है कि वो नरेंद्र मोदी को इग्नोर करे। यहाँ के नेता जो भी बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी क्योंकि प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं तो आप उनको साइड में कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात में गए थे तब भी वो आरएसएस से बीजेपी में आए थे, और जनरली जो बीजेपी और आरएसएस में सिस्टम है वो ये है कि आरएसएस के लोग कोई राजनीतिक पद नहीं लेते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे स्वीकार नहीं किया और उन्होंने पूरा बीजेपी में एक तरह से होके और फोर्स किया संघ को भी और बीजेपी को भी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ये मेरे ख्याल से बीजेपी में पहला मामला था कि जब संघ से आया कोई व्यक्ति जो संगठन का काम देख रहा था, उसे काम सौंपा, उसे चीफ मिनिस्टर बनाया गया एक स्टेट का। उसके बाद काफी सारी ऐसी चीजें हुई, लेकिन तब ये ऐसा पहला मामला जी। अभी भी जो केंद्र में नेता बैठे हैं वो नहीं बोलेंगे, और अभी भी बीजेपी के पास कोई इस तरह का मौका नहीं है और अभी वो कह भी नहीं सकते, और अभी कोई ये मुद्दा चर्चा में भी नहीं है। ये गुजरात का इलेक्शन हुआ है, उसमें तीसरी जीत हुई है नरेंद्र मोदी की, तीसरी बार उन्होंने पार्टी को जितवाया है, बीजेपी की उससे ज्यादा बार हुई है। तो इसलिए जो है एक मीडिया में चर्चा का विषय है कि मोदी को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में रखा जाए, लेकिन ये चर्चा अभी मीडिया के स्तर पर है, ये चर्चा अभी पार्टी के स्तर पर नहीं हुई है। तो जब पार्टी के स्तर पर होगी, ये बात मैं मानता हूं कि बहुत सारे बीजेपी के जो नेता हैं वो नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी आए और वो अपना अपना जो दावा पेश करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट ना करे। कम से कम इस विषय पर बहुत गहन चर्चा होगी, बहुत गहन इस पर बातचीत की जाएगी, और ये खाली बीजेपी के लिए जरूरी नहीं है, नेताओं के लिए जरूरी नहीं है, बीजेपी के सत्ता में आने के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर आप नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट नहीं करेंगे तो वो दोनों ही तरीके से आपको नुकसानदेह है। ना तो अगर आप प्रेजेंट नहीं करते हैं बीजेपी को तो आपका वर्कर डिमोरलाइज होगा, और जनता भी मानेगी कि आपकी पार्टी में इतनी लड़ाई है कि आप एक नेता जो एक जिसका जनाधार है पूरे देश भर में, आप उसे प्रेजेंट ही नहीं करना चाहते। तो ये दोनों तरफ से एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा पार्टी के अंदर। अगर मोदी की जो मौजूदा इमेज है उसको वो बनाए रख सकते हैं अगले 2 साल तक, तो बीजेपी, मेरा मानना है कि जब भी केंद्र के चुनाव के लिए नेता को प्रेजेंट करने का वक्त आएगा, उस समय बीजेपी के पास ये विकल्प नहीं होगा कि वो नरेंद्र मोदी को इग्नोर करे या नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट ना करे। जी, लेकिन कमल जी, जो लगातार जब से ही आज सुबह से ही जब से ये बात साफ होने लगी कि नरेंद्र मोदी जो है इस बार जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता ही तमाम तरह के पैम्पलेट्स लेकर के वो जो है वो ऐसे पैम्पलेट्स लेकर के कि अब 2014 की बारी है, अब दिल्ली की तरफ कूच करो, और उनके जो संबोधन में जीत के बाद जो उन्होंने संबोधन किया, जो जनाधार था वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिल्ली दिल्ली के नारे जो लगा रहे थे। ऐसे में मोदी की जो मंशा है उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो मोदी की मंशा क्या दिखाई देती है इस पूरे पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर? देखिए, कोई भी व्यक्ति इस देश में ऐसा नहीं है जो इस देश का पीएम नहीं बनना चाहेगा, और खास तौर से अगर वो राजनीति में है, और खास तौर से अगर वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो आप इसको ऐसा ना सोचा जाए कि उन्होंने इग्नोर किया। ये ऐसा मुद्दा है जिसको आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं कर सकते जब तक पार्टी प्रेजेंट ना करे। मैं आपको बताता हूं कि जिस दिन उनको मुख्यमंत्री का फैसला होना था, उस दिन जो है, क्योंकि मैं उस समय बीजेपी कवर करता था और मैं लगातार उनसे संपर्क करने, मेरे संपर्क में वो थे, तो मैं लगातार जब उनसे उस दिन संपर्क करने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने अपना फोन तब तक पिक नहीं किया जब तक कि ये
तय नहीं हो गया उस दिन कि हाँ आप उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और वो तब खबर मैंने फाइल की थी पायनियर में, सबसे पहले पायनियर में ही छपी थी। रात को घर से ही मैंने फोन पर वो खबर बताई और तब छपी। तो नरेंद्र मोदी कोई कच्ची राजनीति नहीं खेलते हैं, वो पक्की राजनीति खेलते हैं। वो अभी ऐसा कोई दावा पेश नहीं करेंगे जिससे वो छोटे नजर आए या कमजोर नजर आए या कोई उनकी ऐसी मंशा जाहिर हो। ये जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाएगा पार्टी के स्तर पर कि नरेंद्र मोदी को रिप्रेजेंट किया जाना है या नरेंद्र मोदी को पेश किया जाना है, तब तक वो ऐसी कोई बात बोलेंगे नहीं, ऐसी कोई बात कहेंगे नहीं, और ना ही कहनी चाहिए। क्योंकि मैच्योर राजनीति इसी को कहते हैं, आप पहले ही अपने दावे पेश करके, जिनका दावा सबसे पहले पेश होता है राजनीति में, वो सबसे पहले बाहर कर दिया जाता है उससे। तो ये कोई कच्ची पॉलिटिक्स नहीं है, ये जब पार्टी में तय होगा तभी ये बात प्रेजेंट की जाएगी। अभी ये बात जो है वो मीडिया में चर्चा में आएगी, प्रिंट मीडिया में चर्चा में आएगी, उस पर विचार लिए जाएंगे और कोई नेता उसमें बोलने की स्थिति में भी नहीं होगा कि बोलना है कि नहीं उसको बोलना है। जी जी, तो बेशक बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए कमल जी। तो बेशक नरेंद्र मोदी भी अगर उन्होंने हैट्रिक बना ली है और बीजेपी के एक बड़े सशक्त नेता के तौर पर उभरे हैं, हालांकि वो सीधे तौर पर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो पीएम पद स्वीकार करना चाहते हैं या पीएम की दौड़ में है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि हमारे संवाददाता कमलकांत गौरी जी भी कह रहे थे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पीएम का पद स्वीकार नहीं करना चाहेगा और पीएम नहीं बनना चाहेगा, लेकिन वो एक सशक्त नेता है और उसी हिसाब से वो पक्की राजनीति करना जानते हैं। उधर गुजरात में कमल के खिलने के बाद हार और जीत का फैसला साफ हो गया, लेकिन मोदी की जीत बीजेपी के अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत दी है। आइए देखते हैं कि जीत की राजनीति आखिर ये क्या है। गुजरात के चुनावी गलियारों में जीत बीजेपी की हुई, लेकिन मोदी के लिए इस जीत के मायने कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। गुजरात में मोदी की हैट्रिक ने सबसे ज्यादा अगर किसी की मुश्किल बढ़ाई है तो वो खुद बीजेपी के लिए है। इस बात को समझने के लिए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। गुजरात और हिमाचल में चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने पार्टी के भीतर ही मनमुटाव की स्थिति पैदा कर दी थी। वरिष्ठ नेता राम जेठमलानी से लेकर यशवंत सिन्हा तक गडकरी के खिलाफ बयानबाजी करते दिखे और हिमाचल की हार पर भी पार्टी भले ही खुलेआम बोलने से कतरा रही हो, लेकिन इस हार के लिए कहीं न कहीं बीजेपी अध्यक्ष की छवि को जिम्मेदार माना जा रहा है और गुजरात की जीत बीजेपी से कहीं ज्यादा मोदी की जीत कही जा रही है। तो क्या मान लिया जाए कि अब मोदी के लिए राष्ट्रीय राजनीति के दरवाजे खुल गए हैं? क्या मान लिया जाए कि अब गडकरी के लिए भी अध्यक्ष पद के तौर पर आगे का रास्ता खाई में कूदने जैसा है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को नए नेतृत्व की तलाश कर लेनी चाहिए? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में पर्दे के पीछे से काम करने वाला संघ भी पहली बार अध्यक्ष पद को लेकर दबी जुबान नहीं सही, लेकिन इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताते हुए दूर भागता दिखा। और अब गुजरात में मोदी के बढ़ते कद ने फिर से बीजेपी आला कमान के गढ़ में खलबली मचा दी है और बीजेपी को रास्ता यहीं से तय करना है। अजय वीर भाटी, आजाद न्यूज। तो बेशक ये हैट्रिक कुछ कहती है और अब बीजेपी को ही इसके आगे तय करना है कि आखिर उसका अगला कदम क्या होगा। फिलहाल टॉप एजेंडा में ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। तैयार हो जाइए बॉलीवुड की